वेलकम एवरीवन। देखिए, इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएसजे के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जैसे कि 2003 से लेकर अब 2018 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के सॉल्व्ड पेपर, लॉ के एंड साथ ही जीएस के भी हम दोनों पेपर्स यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं लॉ के पेपर से। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और इसके बाद ये 2003 का पेपर है। इसके बाद हम लोग करेंगे 2006 का पेपर, क्योंकि 2003 के बाद डायरेक्ट फिर 2006 में ही यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 2006 एंड उसके बाद जिन भी ईयर्स में एग्ज़ाम्स हुए हम उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल मे बी मेड बिफोर। तो किस मजिस्ट्रेट के पास हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं? तो कौन कौन सा होता है वो? हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। सिर्फ इन्हीं कोर्ट्स में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। और धारा कौन सी है? तो धारा 438 अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान करती है। 438(1) के अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो सकता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए हाईकोर्ट या फिर सेशन कोर्ट को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। सारे कथनों को आपको पढ़ना है पहले एंड देन आपको बताना है कि गलत कौन सा है। संज्ञेय अपराधों में कोई पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है संज्ञेय अपराधों में। तो ठीक है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में कर सकता है बिना वारंट के। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, ये भी ठीक है, कर सकता है और करवा भी सकता है। नेक्स्ट है कि एक कार्यपालक दंडाधिकारी अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुआ हो गिरफ्तार कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो और उसके क्षेत्राधिकार में हो रहा है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे सारे ही करेक्ट हैं, जबकि पूछा क्या था? पूछा था कि इनमें से इनकरेक्ट को बताना था। तो करेक्ट कोई सारे करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो संज्ञेय अपराध जो डेफिनेशन दी हुई है 2C में दी हुई है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 43 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सीआरपीसी की धारा 43 के अनुसार कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, यानी कि विदिन 24 आवर्स आपको उसको जज के सामने पेश करना होगा। और धारा 44 एक कहती है कि जब कार्यपालक के या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामलों और अपीलों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का उपयोग निम्न में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, भारत का महान्यायवादी, भारतीय विधिज्ञ परिषद का अध्यक्ष या फिर भारत का महासॉलिसिटर। तो भारत का महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है एट प्रेजेंट? आर वेंकट रमणी, राइट, यही है ना? हाँ, यही है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 मामलों तथा अपीलों को अंतिम करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, यानी कि 406 में हाईकोर्ट के पास पावर है किसी भी केस को ट्रांसफर या फिर किसी भी अपील को ट्रांसफर करने की। और ऐसा उच्चतम न्यायालय 406(2) के अनुसार केवल निम्न के आवेदन पर ही कर सकता है: भारत के महान्यायवादी हों या फिर इंटरेस्टेड पार्टी हो कोई भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और यह जो एप्लीकेशन होगा वो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? तो ये है धारा 368, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, धारा 368। ओके, बाकी धाराओं में क्या क्या है? तो 368 में तो दंडादेश की पुष्टि करना है, 369 में नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है, एंड 371 में है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की प्रक्रिया। ओके, आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सर्व साधनों को उपयोग में ला सकता है। ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। हत्या की कोटि में ना आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, मृत्यु कारित नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक कि उसने कोई भी डेथ पनिशमेंट वाला या एलआई पनिशमेंट वाला अपराध ना किया हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है मृत्यु। आपने लखनऊ वाला कांड सुना होगा ना, विवेक तिवारी शायद कोई हत्याकांड हुआ था, पुलिस वाले ने गोली मार दी थी, वो रुकने के लिए बोल रहे थे पुलिस वाले, लेकिन वो रुका नहीं तो गोली मार दी थी, तो इसी धारा में उनकी गिरफ्तारी हुई थी फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गलत उत्तर आपको बताना है, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल होगा 6 माह यदि केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय है। यस, ये तो करेक्ट है। 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, ये भी ठीक है। और यदि 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से अधिक, ये भी सारे ठीक है। यहाँ पे बताना क्या था, गलत बताना था, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5 वर्ष यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो मृत्यु दंड वाले का जो होता है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दोबारा से एक बार आप देख लीजिए, केवल जुर्माने से दंडनीय नहीं है तो 6 माह, 1 वर्ष तक के अपराध के लिए 1 वर्ष, 1 वर्ष से मतलब 1 से 3 साल के लिए 3 वर्ष, और जबकि और भी कोई अपराध होगा तो उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है? तो ये केस था शाहबानो बेगम वाला केस था। कहाँ पे है शाहबानो बेगम, नाम लिखा हुआ बी में लिखा हुआ है, मोहम्मद अहमद खान एंड शाहबानो बेगम। इस केस में कहा था कि ये किसी भी धर्म के लोगों सभी पे लागू होती है। धारा 125 क्या कहती है? धारा 125 मेंटेनेंस के लिए बोलती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अपराध शमनीय नहीं है? 323। अच्छा, एक काम कीजिए जल्दी से ना, इनको ये 323 क्या है, 334 क्या है, 448 क्या है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा अपराध शमनीय नहीं है ये आपको बताना है। तो 323, 334, 448 और 307 IPC, इनमें से ये 307 जो है यही शमनीय नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 307 IPC में क्या है ये बताइएगा जरूर आप। उसके बाद ये यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन आ चुका है, मैचिंग करते हैं। देखिए, दो सिद्धि पर परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति, ये किस में है? और संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सी वाला तो मुझे एकदम करेक्ट से याद है कि ये लास्ट में था, यानी कि 110। सी का 1 2 में गिवन है, यानी कि और भी कोई हमको करना है। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, तो ये हो जाएगा 109 में। तो बी का थर्ड ये भी मैच कर गया। ए को देखते हैं, दो सिद्धि पर परेशानी कायम रखने के लिए, तो ए का 4 हो जाएगा, यानी कि 106। तो मिलाते हैं हम अब, यहाँ पे 4 3 1 2 सही होगा। ठीक है, 4 3 1 2, थोड़ा छोटा करके आपको क्लियर दिखेगा, अब क्लियर दिख रहा होगा। 4 3 1 2 यहाँ पे क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। एक इस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सही से दिख रहा है। दो सिद्धि पर परेशानी कायम रखना 106, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति 109,
और अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिरोधी 110 और अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए 107। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम बहुत लग रहा है। ऐसा करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। 321 के अंतर्गत। ठीक है, 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लेने का कार्य मामले के भारसाधक लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। और अभियोजन निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक के अधिक के बारे में जिनके लिए व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है वापस लिया जा सकता है। अभियोजन केवल न्यायालय की सम्मति से ही वापस लिया जा सकता है। और वापस लिए जाने पर क्या होगा कि अभियोजन यदि आरोप विरचित करने से पहले वापस लिया जाता है तो ऐसे अपराध के बारे में अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और आरोप विरचित किए जाने से के पश्चात अगर लिया जा रहा है तो फिर उसको दोष मुक्त यानी कि अक्यूटल किया जाएगा। ओके, 304 में क्या है? 304 में है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, 306 में है को एक्यूज को क्षमादान और 313 में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा स्थापित की गई है? तो धारा 49 है ये। ठीक है, सेक्शन 49 सॉरी 39 है। ठीक है, 22 में क्या है? 22 में है दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। 47 में है हैंड राइटिंग कब रिलीवेंट है। और 65 में है व्यवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे नहीं आते हैं आर्बिट्रेटर, बाकी सभी आते हैं। जजेस तो आते ही हैं। ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस ये भी सभी, और ऑल मजिस्ट्रेट ये सभी आते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, धारा 3 में ये एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो यहाँ पे 10 ऐसी बता रखी हैं चीज़ें, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, इंडिया और हाई कोर्ट, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, ये सब चीज़ें वहाँ पे बता रखी हैं। उसके बाद आते हैं सांवलदास बनाम बिहार राज्य का बात किससे संबंधित है? तो सांवलदास बनाम बिहार राज्य संबंधित है रेस जेस्टे। कौन सा सेक्शन है ये रेस जेस्टे? सेक्शन 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, अच्छा, प्ली ऑफ एलिबी जो है यहाँ पे ऑप्शन ए है। इसका एक बहुत चर्चित केस है दूधनाथ पांडे वाला। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो ये तो सबसे लास्ट में बोला है। सबसे लास्ट में मतलब कौन सा सेक्शन? 167 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यही है कि प्रीवी काउंसिल ने आर बनाम अब्दुल रहीम के मामले में धारण किया कि धारा 167 में प्रतिपादित नियम आपराधिक एवं सिविल दोनों प्रकार के मामलों में लागू होता है ये। ठीक है, और स्मृति ताज़ा करना तो 159 में दे रखा है, लेकिन स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार ये 161 में है। 165 में है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, और 166 में है जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। आगे है साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है। अच्छा, ये सीआरपीसी में कहाँ था? 306 में था। यहाँ पे कहाँ है? 30 में है साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, तो ये केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ओनली एज, कितनी आवाज़ आ रही है बाहर से, ओनली एज कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। आई थिंक आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पागला नारायण स्वामी वाला बात बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, तो बताइए किससे संबंधित है? ये डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा।
अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्कृति करता है और अन्य सूचना देता है। को अपराध करने के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति, क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखता। 7 अधिनियम की धारा 25, 27, 25 या फिर क्या मतलब क्या होगा इसका राइट आंसर? यह संस्वीकृति 7 अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कन्फेशन करता है वो पुलिस कस्टडी वाला कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होता है। कन्फेशन जो होता है वो जज के सामने होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मूक साक्ष्यों के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? पूरा क्वेश्चन आपको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन तो विजिबल हो। तो मूक साक्षियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है, खुले न्यायालय में संकेतों से दे सकता है। खुले न्यायालय मतलब एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखकर दिया गया दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा। दस्तावेजी नहीं समझा जाता, वो ओरल एविडेंस समझा जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ओरल एविडेंस माना जाता है किसी भी मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य। धारा 119 ऐसा कहती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द्वारा बै की हत्या के विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? यहाँ पे सुसंगत नहीं है। द्वारा बै की हत्या के विचारण में बै की हत्या के तुरंत बाद फरार हो गया। हत्या से पूर्व और बै को एक साथ देखा गया। ने वैसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। उस दिन मुंबई में था, जबकि हत्या चेन्नई में हुई थी। तो यही हो सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। प्रस्तुत समस्या में सभी तथ्य सुसंगत हैं। डी वाला कहाँ से लग रहा है? उस दिन मुंबई में था, जबकि बै की हत्या चेन्नई में हुई थी। एनीवेज, देखते हैं इसको बाद में ही। ठीक है, अभी यहाँ पे दे ही नहीं रखा इसका आंसर सही से। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, तो ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। किसमें दे रखे हैं? 141 में। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन 141 में दे रखे हैं। अभी मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो मैचिंग वाला नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। अपराध की स्वेच्छया और सीधी अभिस्वीकृति। यार ये अभिस्वीकृति क्या है? वो ये क्या कन्फेशन? नहीं, कन्फेशन नहीं है, वॉलंटरी एंड डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। तो और अभियुक्त की स्वदोष। एक्चुअली हम हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट ना, कभी तो हिंदी में दिक्कत खा जाते हैं, कभी इंग्लिश में। क्या बताएं, ना तो हिंदी क्लियरली समझ में आती है कभी कभी, और नहीं कभी कभी इंग्लिश ही क्लियरली समझ में आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखते हैं यार हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यही था ना क्वेश्चन। ए सही है इसका। एक और दो जो है वो सुमिलित नहीं है, बाकी सब दोनों 3 और 4 सुमिलित हैं। यानी कि न्यायतर संस्वीकृति की संपुष्टि अनिवार्य है। और बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ राय मानी जा सकती है। सुमिलित नहीं है। अच्छा, एक और 2 सुमिलित नहीं है, बाकी ये 2, 3 और 4 सुमिलित हैं। यार एक सेकेंड यार, इसको ना चेक कर लेते हैं फिर से। 22 का राइट आंसर यही है कि अपराध की स्वेच्छा और सीधी अभिस्वीकृति को संस्वीकृति कहते हैं, ना कि स्वीकृति। ठीक है, तो ये और अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति। जब संस्वीकृति करने वाले अभियुक्त का विचार ना हो रहा हो तो वह सहअपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक सही है, यानी कि 1 और 2 जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ये 3 और 4 सही हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप LLB की करी थी तो टाइम हो गया अब LLB करे हुए। तो 2019 में LLB कंप्लीट हो गई थी। अब दोबारा से, और फिर मैंने वैसे जनरल एग्जाम्स दिए, तो अब LLB में दोबारा घुसे हैं हम लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 1 महीना कुल मिला है। 7 अधिनियम की धारा 146(3) के परंतु के अधीन बलात्संग के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में उसके साधारण नैतिक चरित्र से अनैतिक चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकते हैं।
पूछे नहीं जा सकते होना चाहिए था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा आई थिंक। उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसमें अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, ठीक है। 146 में यही यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है 24 में। तो चरित्र का साक्ष्य देने वाले की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ये तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। क्या सही पूछा था क्या? हाँ सही पूछा था, तो यह ठीक है। चरित्र का साक्ष्य देने वाले की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। 139 में गिवन है ये आई थिंक, नहीं 140 में है, ठीक है। हाँ 140 में गिवन है ये। उसके बाद साक्ष्याधिनियम की धारा आपको क्लियरली विजिबल तो होगा आई थिंक। साक्ष्याधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार 102 में तो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, यानी कि लगातार बदलता है, लेकिन 101 में नहीं बदलता है, ठीक है। 101 में सबूत के भार से संबंधित है और इस धारा में साबित करने का भार कभी भी नहीं बदलता है, जबकि 102 में हमेशा बदलता है। याद रखना 101 में कभी नहीं बदलेगा, 102 में हमेशा बदलेगा। उसके बाद CPC उत्तर प्रदेश संशोधन, यार ये CPC तो बड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को। अभी इसमें से मेरा कुछ भी हुआ नहीं है, CPC को मैंने छुआ नहीं है, CPC को, TP एक्ट को और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों तो अभी मेरे एकदम रखे अलग, क्या बताएं। 1 महीना बहुत कम टाइम मिला है, तो इसका तो क्या आंसर होगा? सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2003 संबंधित है, ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 से, ठीक है। 115 में है क्या? तो पुनरीक्षण है, ओके, पुनरीक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभिवचन का नियम नहीं है? तो अभिवचन का नियम यहाँ पे नहीं है। विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें, ये यहाँ पे सही नहीं है। अब एक बार देख ही लेते हैं कि अभिवचन का नियम कहता क्या है। अभिवचन के 4 नियम हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं, केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें, तथ्यों का अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं, और अभिवचन संक्षेप में और शुद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। ये है अभिवचन के नियम। अब यहाँ पे सेक्शंस जो इनको मैच करना है, तो रेस जुडिकेटा तो सबको याद ही होता है, 11 में है ये, ठीक है, यानी कि ये गलत है। और विचाराधीन ये 10 में होता है, तो ये भी गलत है। रेस सबजुडाइस ये 10 में होता है, रेस जुडिकेटा 11 में होता है, दोनों गलत है। जजमेंट और डिक्री ये ठीक है आई थिंक। और साक्षी को सम्मन, एक सेकंड देख लेते हैं, 1, 2 और 4 ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है। निर्णय और डिक्री जो है वो 33 में ही है, और साक्षी को सम्मन किस में है फिर ये चेक कर लेते हैं। साक्षी को जो सम्मन है वो है 31 में, ठीक है। यहाँ पे 33 दिया था शायद, यस 80 दिया है। तो धारा 10 विचाराधीन न्याय के लिए है, धारा 11 रेस जुडिकेटा के लिए है, धारा 31 साक्षी को सम्मन से संबंधित है, और धारा 33 निर्णय और डिक्री से, और धारा 80 सूचना से संबंधित है। ये यहाँ पे पढ़ना, ये अच्छी चीज़ है कि ये सारी की व्याख्या दे रखी है, ठीक है, ओके। कौन सा वाद प्राण न्याय से संबंधित है? रेस जुडिकेटा से कौन सा न्याय संबंधित है? सत्याचरण बनाम देवराज जन। जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, वहां वाद संसद करने का स्थान निर्धारित होगा। दिवाली प्रक्रिया संहिता की धारा किसके अनुसार? धारा 18 के अनुसार। धारा 18 के अनुसार जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वह वाद के संस्थित किए जाने का स्थान के बारे में प्रावधान करती हैं। धारा 18 के अनुसार जहां यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहाँ उनमें से कोई भी न्यायालय उस अनिश्चितता के संबंध में कथन को अभिलिखित कर सकेगा, और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी बात को ग्रहण और उसका निपटारा कर सकेगा। धारा 17 में क्या है? धारा 17 में है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, ठीक है। 19 में क्या है? शरीर एवं जंगम संपत्ति के लिए, और धारा 20 में है जहां प्रतिवादी निवास करते हैं वहां वाद हेतु पैदा होता है, ठीक है। 17, 19, 20 ये सब याद रखिएगा। सभी सिविल न्यायालय को किन वादों का विचारण की अधिकारिता है? तो सभी प्रकृति के वाद कोई तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। ओ ये तो थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसका जो आंसर है वो डी है, उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के बाद, ठीक है, ऑप्शन डी। धारा 9 कहती है ऐसा। उसके बाद इसको देखिए,
किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है? किस वाद में ऐसा कहा गया है? यार सीपीसी तो बहुत हार्ड लग रही है। 32 का राइट आंसर है ए, यानी कि मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। ठीक है, मनोहर लाल को याद रखेंगे। थर्टी 33 कह रहा है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, यह उपबंधित है। यह उपबंधित है 96(3) में। ठीक है, सीपीसी 96(3) में ये है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, यार नियम ऑर्डर भी दे रखे हैं इसमें। आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा का वन। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप लोग कि अब कितने दिन बच रहे हैं? 20 दिन बच रहे हैं। क्या इस टाइम में मैं कर पाऊँगी? मेरे 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल छुए नहीं हैं अभी तक, टीपी एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड ये सीपीसी। तो क्या हो सकते हैं ये? हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं यार, बताइएगा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा का अनुमन्य है जब प्रतिवादी द्वारा जिस राशि का मुजरा चाहा गया है वह अभी निश्चित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ राइट है। या फिर मुझे लग रहा है कि मैं सीपीसी छोड़ ही दूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से छोड़ें यार। निम्न में से कौन से संयोजन सही से सम्मिलित हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं हम लोग, क्या क्या सही से सम्मिलित है। तो 1908 का आदेश 39 अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश, और आदेश 33 में है निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद 148A में है केवियट दायर करने के अधिकार से, और अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ धारा 107 में दी गई हैं, जबकि धारा 102 में कतिपय मामलों में द्वितीय अपील का ना होना से संबंधित है। ठीक है, ओके। एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन, सिविल गलत बताना इसमें से आपको। एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन, ऑप्शन सी यहाँ राइट है, किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास करने वाले न्यायालय के समक्ष अधिकारिता रखता है। ठीक है, फिफ्टी तक करते हैं अभी इस वीडियो में, कितना लंबा हो जाएगा, 27 मिनट का तो हो चुका है। निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। कौन से मामले में न्यायालय जो है कमीशन जारी नहीं कर सकता है? तो डिक्री के निष्पादन हेतु कमीशन जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, डिक्री के निष्पादन हेतु नहीं कर सकता है। यहाँ पे फिर से आपको ये मैच करना है, सीपीसी का ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं लगता है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सही सम्मिलित है? यहाँ पे मैच करने के लिए क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही आते हैं कि कौन सा सही सम्मिलित है कौन सा नहीं है, ऐसे आते हैं। मैच करने के लिए नहीं आ रहे ज़्यादा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सही हैं वो 1, 3 और 4 हैं, यानी कि 2 यहाँ पे गलत है। तो निर्णीत ऋणी की समस्या धारा 49, और विधिक प्रतिनिधि धारा 50, और अंकचनवाद धारा 33, सॉरी आदेश 33। ओके, 1, 3, 4 ठीक था। और ये विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज जो हैं ये 29 में है। धारा 29 विदेशी समनों की तामील से है, ना कि विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज से। ठीक है, तो ये गलत था। अब आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का प्रतिषेध करती है? तो धारा 56 स्त्रियों की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। धारा 56 सीपीसी। 55 में गिरफ्तारी निरोध है, 59 में रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना है, 60 में वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो 114 को ऑर्डर 47 रूल 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विधिशास्त्र के विषय को किसने प्रख्यात्मक विधिशास्त्र और निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ये थे बेंथम। ठीक है, बेंथम थे। किसने विधिशास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? तो ये थे जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने ऐसा कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विधि के निश्चयात्मकवादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा था कि यह समादेश अनुशास्त्रीय संप्रभुता की त्रिवेणी है? त्रिवेणी बताया था इसको हार्ट ने। ओके, हार्ट की एक बुक थी कौन सी? द कंसेप्ट ऑफ लॉ, सबसे प्रसिद्ध कृति है इनकी, और इसी में इन्होंने कहा था ये सब। ओके, भारत में पूर्व न्याय का संवैधानिक सांविधिक आधार है। पूर्व न्याय का संविधिक आधार 141 है, आर्टिकल 141 अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं इसका राइट आंसर 44 का। यस 141 ही है, ठीक है 141। उसके बाद फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स? कल्पना सिद्धांत तो एक लीगल पर्सनैलिटी से संबंधित है। अरे, कल्पना सिद्धांत जो है एक विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित अधिनियम से कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? कब्जा की रक्षा करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है? संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है, ये है सामान्यतः संपत्ति से तात्पर्य उस वस्तु से है जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। द्वारकादास श्रीनिवास बनाम सोलापुर कंपनी के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संपत्ति के अंतर्गत मूर्त और अमूर्त दोनों अधिकार सम्मिलित हैं और संपत्ति की संकल्पना संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से? प्राकृतिक नैसर्गिक विधि सिद्धांत है, श्रम सिद्धांत है, राज्य की शक्ति का सिद्धांत, तत्वमीमांसा सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। अतः यथार्थवादी सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है, न कि संपत्ति की संकल्पना से। ठीक है, ओके। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया सेंट ऑगस्टाइन द्वारा। नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया गया था सेंट ऑगस्टाइन द्वारा। किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया है? किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध? तो ये ड्यूगिट थे। ठीक है, ड्यूगिट। अच्छा, ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया था, पता ही होगा आपको। ठीक है, और इनकी जो कृति थी बहुत प्रसिद्ध, वो थी लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 में क्या कह रहा है? 50 में फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेबिनी ने संप्रेक्षित किया है कि विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है। रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए। रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती, रूढ़ि विधायन से वरीय होती है। तो इनमें से क्या क्या यहाँ पे करेक्ट है? 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 यहाँ पे ठीक है। तीसरा यहाँ सही नहीं है, रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती, ये ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख बुक भी देख लीजिए द लॉ ऑफ पोजेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडिल एजेस, क्योंकि बुक्स से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो केल्सन के विधि के सिद्धांत के विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि विधि को धर्म, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र और इतिहास से अलग किया है इन्होंने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अरे, हम लोग कह रहे थे कि 50 तक करेंगे, लेकिन 52 में पहुँच गए हैं। क्या किया जाए, कितना लंबा हो गया? 33 मिनट का हो चुका है, अब कहाँ तक कर लें? इसमें 150 क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं 75 आधा कर लेते हैं आज। ठीक है, ओके। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अब स्वयं अभिनिर्धारित किया गया है। कौन से केस में? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया है? जॉन ऑस्टिन ने बताया है। उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि, यानी उचित और अनुचित में अंतर किसने बताया है? तो ये अंतर बताया है फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, इस तरीके से आप इस ग्राफ से जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए। 2 भागों में बांटा है ऑस्टिन ने, उचित रूप से कही जाने वाली विधि और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। उचित को भी इन्होंने 2 में बांट दिया है, दैवी विधि और मानवीय विधि, और अनुचित को भी फिर 2 में बांट दिया, निश्चयात्मक और लाक्षणिक विधियां या गुरुत्वाकर्षण संबंधी विधियां। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधिशास्त्र के 3 विभाग हैं, किसने कहा था? तो ये तो सामंत 3 भागों में मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ये 3 भागों में बांटा था, सामंत ही थे वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधिशास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया है साबिनी ने। और साबिनी की जो सिद्धांत था उसको क्या बोलते हैं? लोक चेतना का सिद्धांत। ठीक है, वॉल्केजिस्ट का नाम दिया गया था इसको। अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा का उदाहरण है व्यवहित कब्जा, यानी मीडिएट पोजीशन। अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा मीडिएट पोजीशन का उदाहरण है। कब्जे के प्रकार एक बार फिर से देख लीजिए। मूर्त तथा अमूर्त, तात्कालिक और मध्यवर्ती, तथ्य और विदितः, समवर्ती, आणविक और प्रतिकूल। और सामंत के अनुसार ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अर्जित करता है तात्कालिक कब्जा कहलाता है, और परंतु ऐसा कब्जा जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। अतः अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से प्राप्त कब्जा मध्यवर्ती या व्यवहित कब्जा का उदाहरण है। द मेन पर्पज ऑफ द कॉर्पोरेशन सोल इज टू, पदों में निरंतरता बनाए रखना, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस। एकल निगम का मुख्य प्रयोजन है पद में निरंतरता बनाए रखना। 58 निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। कौन से वाद में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? तो इनमें से किसी में नहीं बोला था एसआर बॉम्बे में। ठीक है, एसआर बॉम्बे के बाद में बोला था ऐसा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। आगे बढ़ते हैं। और अरुणा राय बनाम, ये भी याद रखिए, अरुणा राय बनाम भारत संघ में बोला था कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक करता है, जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना और उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। 59 किस बाद में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बात में ऐसा कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का राइट नहीं है? टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु। ठीक है, टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु में ऐसा बोला गया था। उसके बाद 60 पे आते हैं। अब 15 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करते हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित है क्या क्या? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का आदर करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उससे अछड़ू बनाए रखना, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। क्या क्या है बताइए जल्दी से। 60 का राइट आंसर है 1 2 3। 4 नहीं है क्या? हाँ जी, 4 नहीं है इसमें। ठीक है, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। 11 के 11 मूल कर्तव्यों में। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निराहित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में ऐसा कहा? ये कहा है जावेद बनाम हरियाणा में। ठीक है, जावेद बनाम हरियाणा में कहा है, 2003 में ऐसा बोला था। ओके, अब करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये यहाँ पे अब मैच करना है फिर से। आर्टिकल 19 है ये पूरा। सम्मेलन की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगम की स्वतंत्रता। सही से मैच करना है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डायरेक्ट। सम्मेलन की स्वतंत्रता 1903 में है, वृत्ति, व्यापार, उपजीविका की स्वतंत्रता 1906 में है, अभिव्यक्ति 1902 में है एंड संगम की स्वतंत्रता 1904 में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है ये कथन? व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड है कलरेबल लेजिस्लेशन से। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन से ये संबंधित है। 64 कह रहा है राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति M.N.
बैंकर चलैया। कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, कैग या फिर यूपीएससी का चेयरमैन। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में गिवन है ये? तो आर्टिकल 76 में गिवन है अटॉर्नी जनरल के बारे में। उसके बाद 66, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और आर्टिकल कौन सा है वो? तो ये आर्टिकल 131 है, ठीक है। संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह जब तक कि वह नेशनल इंटरेस्ट में हो। ओके, राज्य सूची पर भी संसद विषय बना सकती है, विधान बना सकती है। कब बना सकती है? जबकि वो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो। और आर्टिकल कौन सा है वो? तो आर्टिकल 249 है। सिक्सटी 68 में कह रहा है जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में निहित है वह है। किस में निहित है ये? तो ये तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 330 से 342 तक में SC, ST और एंग्लो इंडियंस और पिछड़े वर्गों के विशेष उपप्रबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को इन जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? आदरपूर्वक खड़े रहिए बस, ठीक है। गा भी नहीं रहे हैं आप, मान लीजिए आपसे आ नहीं रहा, आता नहीं है आपको, तो आप कम से कम खड़े रह सकते हैं, ठीक है। स्टैंड रेस्पेक्टफुली। कौन सा आर्टिकल कहता है ये? तो आर्टिकल 51A का A। भारत के संविधान के अधीन निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? कौन सा नहीं है? 70 का राइट आंसर। सेवेंटी का जो राइट आंसर है वो है सोशल जस्टिस, ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। 25(1) का ये क्या है यहाँ पे? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार आंतरिक नहीं है। 25(1) में ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंधन लगा सकता है। ओके, लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है, ओनली इन लोकसभा। 72 का आंसर बी होगा करेक्ट। और गिवन किस में है ये? तो आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें, ठीक है। और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसको लौटाना होगा उसको, ठीक है। और नहीं भी लौटाती है तो भी दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा वो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिमम एज के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा कि उसने 35 की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब सही है। 217 में यहाँ पे गिवन है भारत का नागरिक और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात है, मैक्सिमम एज में
सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष एंड हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक है, लेकिन मिनिमम एज का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। 74 क्वेश्चन 74 पे आ चुके हम लोग, 75 करेंगे आज बस। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? किस में कहा होगा बताइए? हमको तो MC मेहता ही लग रहे हैं 74, बाकी हमको पता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। मुरली एस देवड़ा, ठीक है, मुरली एस देवड़ा यहाँ पर राइट है। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को यह निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक स्थानों, अब बोला भी नहीं जा रहा यार, इतना लगातार बोलते बोलते बोला भी नहीं जा रहा। एनीवेज, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों जिसमें रेलगाड़ियाँ भी आती हैं, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों, न्यायालय भवनों, सरकारी कार्यालय आदि में धूम्रपान करने पर रोक लगा दे। पैर में पता नहीं क्या हो गया, हाँ एक जगह रखे रखे। एनीवेज 75 पे चलते हैं हम लोग। किस एक बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा? यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये था नीलावती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा। गाइस 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 76 से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।